इन्होंने ली से पूछा कि क्यों ना वो इस चीज को एक बार ट्राई करें। ली ने इस बात से एग्री कर लिया था और वहां पे चीयर्स कर लिया था। ऑडिशन का रिजल्ट यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला था क्योंकि इन्होंने इस चीज से अपना प्राइड और करियर दोनों प्रोटेक्ट कर लिया था और ली वहां पे स्टार्टिंग लाइन से ही एक एक्टर स्टैंड आउट हो गए थे। तो यहाँ पे दोनों ने कुछ गेन करा था। इन्होंने ली से कहा कि वो पैसे के बारे में चिंता ना करे और वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे क्योंकि वो अगले दिन से काफी चीजों को लेके बिजी होने वाले थे और वो दिन सबसे बेस्ट था। और बाद में स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम तो वो इमेजिन करे कि बजाय कि वहाँ पे एक्टर किम के, ज्यून वहाँ पे एक्टर के साथ वहाँ पे रो रहे हैं। ली ने जब स्क्रिप्ट रीडिंग सुना तो पूछा कि क्या वहाँ पे सभी एक्टर मिलते हैं और बताया कि उन्होंने इस चीज के बारे में पहले देखा तो था मगर वो श्योर नहीं थे। इन्होंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ओवर द टॉप तो था मगर सीनियर और एकेडमी के इंस्ट्रक्टर यूजुअली यही बताते हैं। ली ने बताया कि उन्हें इस चीज का मतलब नहीं पता था। इन्होंने कहा कि लोगों को जीनियस का कॉन्सेप्ट पसंद तो है मगर ये चीजें बाद में जाके एक्सपोज हो जाती हैं। तो क्या वो एम्बेरस फील कर रहे थे क्योंकि वो एक्टिंग को काफी समय से स्टडी कर रहे थे। ली ने कहा कि वो बता रहे थे कि उन्होंने कभी भी एक्टिंग नहीं सीखी थी। इन्हों अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बता रहे थे कि ये चीजें देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ली की बॉडी एक्टर की ही थी और ली के एडलिब वहाँ पे ऐसे थे कि वो वहाँ पे नेचुरली ब्रीथ कर रहे हैं। एक्टिंग की फाउंडेशन और कंप्लीशन है एक्सप्रेशन। तो जब वहाँ पे इन्हों, जियोन, सी और योन ने जब ली को देखा था तो वो ली से कैप्टिवेटेड हो गए थे और वो इस चीज से अलग नहीं थी कि ली ने वहाँ पे इमोशन की जो डिलीवरी करी थी क्योंकि जब कोई एक्टर से इन एक्सप्रेशंस को देखता है तो वहाँ पे सच और झूठ से फर्क नहीं पड़ता है और वहाँ पे यही रिएक्शन बाहर आता है क्योंकि इन्होंने जब रियलाइज करा कि ली वहाँ पे सच कह रहे थे और उन्होंने एक्टिंग नहीं सीखी थी तो वो हैरानी में ली से पूछ रहे थे कि क्या जो भी ली ने कहा था सच था और क्या वो कभी भी एकेडमी नहीं गए थे और ना ही किसी थिएटर से थे ना ही किसी फिल्म डिपार्टमेंट से। ली ने कहा कि वो सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेड थे, अनएम्प्लॉयड थे और वो उन्हें यही कह रहे थे। इन्होंने पूछा कि अगर उन्होंने कभी एक्टिंग लर्न नहीं करी थी तो उन्होंने ये चीज शुरू क्यों करी थी। ली ने वहाँ पे एक ड्रिंक ली और बताया क्योंकि ये चीज फन थी और उन्हें अपनी लाइफ में इतना मजा कभी भी नहीं आया था। ली का जवाब सुन के इन्हों वहाँ बिल्कुल सोबर हो गए थे और इन्होंने ली पे सवालों की बारिश कर दी थी जिससे उन्हें पता ये चला कि ली काफी पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे और अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे थे और ली वहाँ पे अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस भी अपने घर पे ही करते हैं। साथ ही में जब वो वेडिंग में एज ए पार्ट टाइम वर्क पे गेस्ट गए थे तो वो भी ली के लिए ट्रेनिंग ही थी। ली को अपने बारे में बात करने का चांस बहुत ज्यादा कम मिलता है तो उन्होंने अपने जवाब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके दिए थे मगर ली की स्किल के कंपेयर में ली का करियर बहुत ज्यादा अजीब था। तो अगर वहाँ पे जो ये बातें सुन रहा हो तो उसे ऐसा लगेगा कि एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने अपने सेकुलर वर्ल्ड को अभी तक छोड़ा नहीं है और वो अपनी स्किल को वहाँ पे सिर्फ हजारों बार पॉलिश करा हो, एक ऐसे रैलम में पहुंच गया हो जो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन्हों को लगा कि ली एक्टिंग को लेके इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो वहाँ लिविंग करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्हों को एक्सपीरियंस से पता था कि ली जैसे लोग एक ब्लैक कैनवस की तरह होते हैं, एक प्योर व्हाइट कैनवस जिससे कुछ भी बन सकता है और कोई भी इमोशन वहाँ पे पेंट हो सकता है और दिख सकता है। इन्हों समझ गए थे कि ली वहाँ पे क्रेजी थे और एक एक्टर को इसी तरह होना चाहिए क्योंकि इन्हों को लग रहा था कि ली ने कम से कम 10 साल तक वहाँ पे ट्रेनिंग करी होगी और ली वहाँ पे सिर्फ अपने पैशन से वहाँ तक आए थे और क्योंकि इन्हों को ली से मदद मिली थी तो वो इस चीज को रिपेयर करना चाहते थे और उन्होंने ली से कहा कि वो इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछ सकते थे। ली ने कहा कि उनके पास एक बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन था और पूछा कि क्या वो इस जॉब में मनी बना सकते हैं। इन्हों इस सवाल से कंफ्यूज हुए। ली ने बताया कि उनकी बात का मतलब ये था कि अगर वो एक राइटर के ड्रामा में काम करते हैं और एक एक्टर बनते हैं तो क्या वो बिना कोई और काम करे वहाँ पे एक लिविंग कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि गैम्बलर और एक्टर का फेट सेम ही होता है और जब कोई बड़ा स्कोर करता है तो वो अपनी लाइफ कैसे भी जी सकता है और भले ही इन्हों इस समय ऐसा लगे मगर एक समय में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को फुल टाइम एक्टर बना दिया था। ली भी इन बातों से इम्प्रेस हो रहे थे और इन्हों से कहा कि क्या वो उन्हें कुछ एक्टिंग के बारे में बुक्स रिकमेंड कर सकते थे क्योंकि वो पहले बेसिक्स को स्टडी करना चाहते थे। इन्होंने बेसिक्स के बारे में पूछा। ली ने कहा कि वो अभी भी एक्टिंग से यूज्ड टू नहीं हुए थे इसलिए वो बेसिक्स चाहते थे। इन्होंने कहा कि अगर ली को अभी भी लग रहा था कि उनमें कमी थी तो वो कुछ भी नहीं कह सकते थे मगर देख के ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा स्कोर करने वाले थे और बताया कि वो एक्टिंग टेक्स्ट बुक से लेके इंडस्ट्री के कॉन्टेक्ट तक सब देंगे और ली को रियल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ टीच करेंगे मगर रिटर्न में वो ये चाहते थे कि ली स्क्रिप्ट रीडिंग में आए और वहाँ पे दिखाए कि रियल एक्टिंग असलियत में होती क्या है। अगले दिन ली के घर में ली भी सोच रहे थे कि एक्टिंग बजाय की रियल एक्टिंग। ली मॉर्निंग में अपने हैंगओवर में थे
और अगर वो बात करें कि उन्होंने कितना ड्रिंक करा था तो वहाँ पे था बहुत बहुत ज्यादा, मगर ली के पर्सपेक्टिव से ये सब वर्थ इट था और उन्हें वहाँ पे फ्री फूड भी मिल गया था, तो वो कुछ समय के लिए साइड डिशेस को लेके चिंता नहीं करेंगे। मगर जब वो इन्हों के साथ रात में साथ में आ रहे थे तो उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में काफी स्टोरीज भी सुनी थी और साथ ही में ए ग्रेड एक्टिंग की टेक्स्ट बुक जो कि इन्होंने प्रॉमिस करी थी। ली ने देखा कि उन्होंने अपना फोन चार्ज भी नहीं करा था और वहाँ पे उन्हें इतने ज्यादा मैसेजेस क्यों आ रहे थे। ली के पास मैसेज आया था असिस्टेंट डायरेक्टर यंग का और बताया गया था कि वो बेक के रोल के लिए कास्ट हो चुके थे और स्क्रिप्ट रीडिंग मंडे को होने वाली थी जो थी 5 दिन बाद। ली को भी याद आया कि इन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट रीडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जिसकी वजह से वो फिल्मिंग के एटमॉस्फेयर को भी फील कर सकते थे और उस दिन ली वहाँ पे अपने वेपन को दिखा सकते थे जिसकी ली ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी थी। ली भी सोच रहे थे कि ये बात कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी थी थोड़ा एम्बैरेसिंग था, मगर वो इस चीज को इस्तेमाल तो करने ही वाले थे। ऑडिशन के बाद एक चीज ये भी हुई थी कि ली अपने स्पेस जहाँ पे वो इमोशन को स्टोर करते हैं वहाँ पे वो नंबर 2 हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली ली ये बात फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि गोब्लिन फायर वहाँ पे इंक्रीज कैसे हो गई थी, क्योंकि ली ने अपनी फिजिकल और मेंटल इंड्योरेंस को पुश करा था जब वो एक गैम्बलर की एक्टिंग कर रहे थे। साथ ही में वो इस चीज को फ्रीक्वेंट यूज कर रहे थे तो वो इस चीज में फेमिलियर भी हो गए थे। ली ने काफी ज्यादा थ्योरी तो बनाई थी मगर वो किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, मगर इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ली इस बात से खुश थे कि वो 2 इमोशन को स्टोर कर सकते थे। ली भी सोच रहे थे कि वो इस चीज को काटे चबाएं क्या करें और अगर उन्हें कोई मेथड मिलेगा तो वो इस नंबर को बढ़ा सकते थे। तभी ली के पास एक कॉल आ गया था और ली ने हेलो कहा। ली ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि उन्होंने ही ऑडिशन दिया था और अगले सवाल का जवाब ये दिया कि उनके पास कोई भी एजेंसी नहीं थी। सामने से जवाब आया कि क्या ये बात थी। ली ने पूछा कि उन्हें ये नंबर कैसे मिला था। पर्सन ने बताया कि ऑडिशन के जज ने उन्हें नंबर दिया था। कॉलर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि वो YKB एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर जैंग थे और वो ली से ऑडिशन के टाइम पे मिले थे। ली ने यहाँ पर्सन को पहचान लिया था और पूछा कि क्या वो ब्लैक सूट में थे और उन्होंने सनग्लासेस पहन रखे थे, मगर कॉल के चलते हुए ली की बैटरी वहाँ खत्म हो गई थी। इस सीन से ली और वहाँ पे डायरेक्टर जैंग के रिएक्शन सेम थे और सामने CEO योन पूछ रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ था। डायरेक्टर जैंग ने बताया कि जब उन्होंने कहा कि वो YKB एंटरटेनमेंट से थे, ली ने कॉल को कट कर दिया था। CEO योन को लगा कि ली वहाँ पे हार्ड प्ले कर रहे थे जिस वजह से ली के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद एक एलिवेटर में CEO योन और कैंग वू वहाँ पे खड़े हुए थे। कैंग वू ने CEO से पूछा कि क्या ली ने जब ये सुना था कि YKB एंटरटेनमेंट से कॉल था तो कॉल कट हो गया था। CEO योन ने इस बात से एग्री करा। कैंग वू ने बताया कि अगर ली ऐसे एक्ट कर रहे हैं तो ली को शायद अपनी वर्थ के बारे में पता है और शायद ये भी हो सकता है कि एक वेटरन एक्टर ली को एडवाइस दे रहा हो। CEO योन ने बताया कि लोगों का माइंड ऐसे ही वर्क करता है और बाकी एजेंसीज वहाँ पे अपने CEO और डायरेक्टर को भेज रही थी, मगर उन्होंने सिर्फ एक चीफ को भेजा था तो ली को ऐसा लग रहा हो कि उन पे लुक डाउन हो रहा था। कैंग वू ने पूछा कि अब वो क्या करेंगे। CEO योन ने कहा कि ऐसा पक्का हो सकता है कि किसी और एजेंसी ने ली को पहले से कांटेक्ट कर लिया हो और भले ही ऑडिशन वहाँ पब्लिक के लिए क्लोज था मगर फिर भी वो एक नेटवर्क ऑडिशन था और काफी जजेस अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी से थे, तो ये रूमर की एक मोस्टर रुकी आया ये बात फैल रही होगी। कैंग वू ने पूछा कि क्या DA एंटरटेनमेंट ने पहला मूव चल दिया होगा। CEO योन ने बताया कि अगर ये बात नहीं थी तो कौन ही रुकी ऐसा होगा जो YKB एंटरटेनमेंट के चीफ के कॉल से ऑफेंड होगा। कैंग वू ने भी कहा कि ये कोई नोवेल भी नहीं थी मगर ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार थी और क्या एक मार्शल आर्ट नोविस अचानक से एक हिडन मास्टर बन गया है। और CEO योन से पूछा कि क्या वो ली को स्नैच अप तो करने ही वाले होंगे। CEO योन अपनी लिफ्ट से आगे आए और बताया कि ये बात ऑब्वियस ही थी कि ली वहाँ पे बहुत ज्यादा कैश मांगने वाले थे। कुछ देर बाद ली YKB एंटरटेनमेंट के आगे खड़े हो गए थे और देख रहे थे कि वो ये जगह यही थी और YKB के ओनर ली से डेस्परेटली मिलना चाहते हैं। एक टिपिकल एंटरटेनमेंट एजेंसी जहां एक्टर एजेंसी की प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और एजेंसी के लिए एक अच्छा एक्टर वो है जो लोगों की आंखों में आ जाए और एक ब्रांड की तरह वहां पे इस्तेमाल हो सके, और यही कैच फ्रेज लोगों के दिमाग में घूम रहा है। CEO योन को एक सेंट मिली थी और वो सेंट थी बेक के रोल की। CEO योन को लग रहा था कि ये कैच फ्रेज इस क्वार्टर की सबसे बड़ी डिलीवरी होने वाली थी। कैंग वू ने कहा कि शायद ली कॉल को रिजेक्ट नहीं करेंगे कि अगर वो एक अननोन नंबर से कॉल करें। CEO योन ने बताया कि ली इसी कॉल को आंसर करेंगे
और कॉल काटने का मतलब ये नहीं है कि ली वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी हायर रैंक से बात करना चाहते हो। तभी कॉल पिकअप हो गया था। सीओ योन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि वो मिलना चाहते हैं। सीओ योन का प्रपोजल ये था कि एक सिंपल 30 मिनट की चैट एजेंसी के मीटिंग रूम में, और कंडीशन ये थी कि सीओ योन ली के ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए उन्हें 1 मिलियन वोन दे रहे हैं। ये बात सुनते ही ली का फोन ड्रॉप हो गया था, और ये एक ऐसा ऑफर था जो ली चाहते हुए भी मना नहीं कर सकते थे। ली भी एंटरटेनमेंट एजेंसी के बारे में सोच रहे थे, और उन्हें याद था कि इन्होंने कहा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक जंगल की तरह है और यहाँ सर्वाइव करना ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी है, और ली को वहाँ पे सिर्फ उसी तरीके को इस्तेमाल करना होगा। ली को अभी भी पता नहीं था कि बात का मतलब क्या था, मगर ली को इस बात का पता उसी समय लगाना होगा। ली को पता था कि ली के शेड्यूल को मैनेज करने से ली को वो ड्राइव भी कर सकते हैं और एजेंसी सब हैंडल कर सकती है, जिसको लेके ली बुरे हैं तो ली वहाँ सिर्फ अपनी एक्टिंग से फोकस कर सकते हैं। तो दूसरे वर्ड में कहा जाए तो ली को वहाँ पे ऐसी बैकिंग चाहिए होगी जो ली जैसा चाहे उन्हें वो वैसा करने दे। ली वहाँ रिसेप्शन पे गए और बताया कि उनकी सीईओ के साथ अपॉइंटमेंट थी। ली से उनका नाम पूछा गया। ली ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। स्टाफ ने ली को पहचान लिया था और उन्हें उनका विजिटर पास दे दिया था और बताया कि मीटिंग वहाँ पे 4th फ्लोर के स्मॉल मीटिंग रूम में है। ली एलिवेटर में आ गए थे। ली ने भी देखा कि ये एक 8 स्टोरी बिल्डिंग थी और जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि ये उससे बड़ी थी। साथ ही में जो वहाँ पे वाइब थी वो बुरी नहीं थी। एम्प्लॉइज भी वहाँ पे रिलैक्स लग रहे थे। राइटर इन्होंने भी ली से कहा था कि ये एक सॉलिड एजेंसी थी जब तक वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन अच्छी तरह से चले। ली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो ही रहे थे और ली ने वहाँ पे थोड़ा सा डोर ओपन करा और अंदर से आवाज आई जिसमें कैंग वू ली के बारे में पूछ रहे थे। सीईओ योन ने बताया कि 0 एक्सपीरियंस, हाई स्कूल ग्रेड और अनएम्प्लॉयड। कैंग वू हैरान हुए और पूछा कि क्या ली इस तरह भी एक्ट कर सकते हैं और क्या ली को कोई सीक्रेट प्राइवेट ट्यूटरिंग मिली और कुछ और हुआ है। ली ने भी देखा कि उनके बारे में बात हो रही थी। सीईओ योन ने बताया कि ली का बिल्कुल भी थिएटर एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी फिल्म मेजर नहीं थे और ना ही कोई वो एक्टिंग क्लब से थे। ली पे ये कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा था और ली अकेले एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे थे। कैंग ने पूछा कि क्या ली उस टाइप के हैं जिनकी पूरी लाइफ उनकी एक्टिंग के ही अराउंड घूमती है। सीईओ योन ने बताया कि उन्हें भी ऐसा लग रहा है और उन्हें ली चाहिए। ये बात पता लगाने के लिए कि किसी में टैलेंट है या फिर किसी में टैलेंट नहीं है, इस चीज का डिफरेंस करना बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि जिनके पास टैलेंट है वो चेक करते हैं कि बाकियों के पास क्या है और जिनके पास नहीं वो चेक करते हैं कि वो क्या लैक कर रहे हैं। और सीईओ योन यहाँ पे सेकंड पे है और सीईओ योन के फ्रेंड कैंग वू जो कि 20 साल से उनके साथ हैं और उनके ब्रदर की तरह हैं, उन्होंने YKB एंटरटेनमेंट को ग्राउंड अप से बनाया है। तो अभी भी वो एज ए सोशली और इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह स्टार्व कर रहे हैं और ये जब तक होगा कि वो नंबर 1 पे ना आ जाए। और कोई भी ऑब्जर्वर इस बर्निंग हंगर को देखेगा तो वो खुद भी स्टार्व करने लगेगा और वही इंटेंस और फ्लैशिंग इमोशन अचानक से उनके माइंड में आ जाएगा और वही इंटेंस फ्लेम मेमोरी में आएंगी और वहां ब्रांड हो जाएंगी। कैंग वू ने कहा कि वो ली को ज्यादा पुश ना करें और गुंडों की तरह ली के कॉन्ट्रैक्ट को लो बॉल करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से वहां पे गेट खुला और ली ने वहां पे हेलो कहा। सीईओ योन ने भी कहा कि एक्टर ली वहां पे आ गए थे और बताया कि वही सीईओ योन थे और उन्होंने ही कॉल करा था और पूछा कि क्या उन्हें कैंग वू के बारे में पता था। सीईओ योन और कैंग वू की स्ट्रेटजी सिंपल थी, एक साइकोलॉजिकल टैग टीम जहाँ पे एक टॉप टियर एक्टर जिसकी फेमस फिजिक है और दूसरी तरफ एजेंसी के सीईओ जो कि एक फोक्स की तरह है, जो अपनी डायनामिक का इस्तेमाल करके रुकी की स्पिरिट को क्रश करने वाले हैं और अपने शिकार को इंस्टेंटली कैच करने वाले हैं। कैंग वू ने ली से कहा कि वो अपनी सीट पे आके बैठे। कैंग वू सोच रहे थे कि जब ली को 1 मिलियन ऑफर करे गए कि वो तब आए थे और वहाँ पे एक प्राइवेट सेटिंग में मीटिंग हो रही थी जिस वजह से ली की रियलिटी वहाँ पे चली जाएगी और भले ही उन्होंने वहाँ पे ली को बुलाया हो मगर वहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को उनके बजाय ली मिस करना नहीं चाहते थे। ली ने कहा कि वो बैठने से पहले उनसे एक बात पूछना चाहते थे। सीईओ योन थोड़ा कंफ्यूज हुए मगर उन्होंने परमिशन दे दी थी। ली ने कहा कि वो मीटिंग शुरू होने से पहले श्योर होना चाहते थे। कैंग वू जो कि ली को देख रहे थे वो भी हैरान हो गए थे। ली ने कहा कि स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू होने से पहले जब ली की मार्केट वैल्यू सबसे लोएस्ट पे है तो क्या ये एक सेटअप तो नहीं है जिसमें वो ली को चीप में स्नैच कर सकें।